क्या आप जानते हैं कि भारत को सभ्यता का पाठ पढ़ाने का दावा करने वाले यूरोपियंस खुद कितना पाप में सने हुए थे। यद्यपि दास्तां लगभग सभी प्राचीन संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है, किंतु इसका जितना घिनौना व भयावह रूप पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में देखने को मिलता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। अरस्तु जैसा उनका महान दार्शनिक भी दास्तां को न्यायोचित ठहराता है। वह कहता है, जिस तरह मनुष्य संपत्ति रखता है उस तरह दास भी रखता है। वह संपत्ति को दो भागों में बांटता है, चल और अचल संपत्ति। चल संपत्ति के अंतर्गत वह दास को रखता है और अचल संपत्ति के अंतर्गत घर और जमीन जैसी वस्तुओं को। इस तरह उस समय के शिक्षित लोग भी गुलामों को अपना सामान समझते थे। गुलामों को बेड़ियां पहनाकर जानवरों की तरह पिंजरों में कैद कर बाजारों में उनकी बोलियां लगाई जाती। गुलामों को खरीदने वाले मालिकों का गुलामों के शरीर व उनकी इच्छा पर पूर्ण अधिकार होता। किसी सामान की तरह उन्हें पिंजरों में रखा जाता और उनसे जी तोड़ मेहनत कराई जाती। नाफरमानी पर कोड़ों से उनकी खाल खींची जाती और तरह तरह की यातनाएं दी जाती। बूढ़े होने, बीमार होने या किसी अन्य कारण से काम करने में असक्षम होने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता। खाने के लिए उन्हें बस इतना दिया जाता कि वे काम कर सकें और जिंदा रहें। महिला गुलामों के साथ क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया जाता और उन्हें वेश्यावृत्ति करने को मजबूर किया जाता। यातनाओं को न सहन कर सकने के कारण बहुत से गुलाम आत्महत्या कर लेते। मानवीय इतिहास में मानवों द्वारा मानवों के शोषण की यह अत्यंत ही दर्दनाक दास्तां है। यूरोपीय लोगों के अफ्रीका आने से पहले अफ्रीकी स्वयं भी दास व्यापार के धंधे में लगे थे। 300 ईसा पूर्व के लगभग उत्तरी अफ्रीकी अरबों ने मध्य पूर्व के गुलाम बाजारों में काले अफ्रीकियों को बेचा था। दासों को पकड़ने के लिए अफ्रीकी दास व्यापारी अक्सर घोड़ों पर सवार होकर अफ्रीकी गांवों पर छापा मारते। गांवों को जला दिया जाता और गुलाम बनाने योग्य स्वस्थ व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता। हमलावर बंदियों को तख्तों व जंजीरों से बांधकर उन्हें घोड़ों की पूंछ से जोड़ देते। कष्टमय लंबी यात्राओं व भूख प्यास के कारण बहुत से गुलामों की यात्रा के दौरान ही मृत्यु हो जाती। जो बच जाते उनमें से कुछ को भूमध्य सागर के पार यूरोप में बेच दिया जाता। हमलावर बंदियों को एक साथ एक बाड़े में या फिर मिट्टी के गड्ढों में रखते थे। यूरोपीय लोगों के अफ्रीका में कदम रखने के बाद अफ्रीका में दासों की मांग काफ़ी बढ़ गई। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अफ्रीका से दास व्यापार शुरू किया। 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने कनारी द्वीप पर कब्जा कर उसे नेवल बेस बनाकर अपनी गतिविधियों को शुरू किया। वे अफ्रीका के पश्चिमी तटों से दासों को पकड़ते व मेडिटेरियन से लगे क्षेत्रों में उन्हें बेच देते। पुर्तगालियों के अतिरिक्त दास व्यापार में लिप्त अन्य मुख्य देश इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि थे। श्रमिकों की तरह कार्य करने के लिए नई दुनिया में पहला दासों का जत्था 1502 में हिस्पैनियोला आइलैंड पहुंचा, जो अब हैती व डोमिनिकन रिपब्लिक है। क्यूबा को अपने पहले 4 दास 1515 में मिले। यूनाइटेड स्टेट में पहला अफ्रीकी दासों का जत्था जुलाई 1526 में पहुंचा। अफ्रीका के भीतर बिकने वाले अधिकांश दास युद्ध कैदी होते थे। कुछ को अपहरण कर बेच दिया जाता था, जबकि अन्य को उनके अपराधों के लिए सजा के रूप में गुलाम बनाया जाता था। कुछ कर्ज ना वापस कर पाने के कारण गुलाम बनते थे। दास्तां की त्रासदी झेलने वाले एक अफ्रीकी ओलाउदा इक्वियानो ने लिखा है, एक दिन जब मैं और मेरी छोटी बहन ही घर पर थे तो कुछ लोग हमारे घर में घुस आए और हम दोनों का अपहरण कर लिया। 1760 में जब ओलाउदा व उसकी बहन का अपहरण किया गया तो ओलाउदा 11 साल का था। उसे व उसकी बहन को अलग कर दिया गया। फिर ओलाउदा को एक व्यक्ति ने बोरे में डाला और कंधे पर लाद कर चल दिया। ओलाउदा को एक बार नहीं, कई बार गुलाम के रूप में बेचा गया। कई बार वह बचकर भाग आता और फिर बाद में उसका अपहरण कर लिया जाता। यूरोपीय लोग ने पश्चिमी अफ्रीकी तट पर कई किलों का निर्माण करवाया था।
जिसमें अपहरण या खरीदे गए गुलाम को सुरक्षित रखा जाता था। पुर्तगालियों ने अटलांटिक महासागर के तट के पास एक ऊंची पहाड़ी पर एल्मिना फोर्ट का निर्माण करवाया था, जो अब घाना में है। एक समय में एल्मिना किले में 1000 दासों को पकड़ कर रखा जा सकता था। उसमें ऊंची मीनारें थी। ये किला पानी से भरी 2 खाइयों से घिरा था और बहुत सी तोपें उसकी सुरक्षा करती थीं। मध्य अफ्रीका के गुलामों को एक जंजीर से बांधा जाता था और फिर उन्हें सैकड़ों मील घसीट कर नदियों तक लाया जाता था। फिर उन्हें जहाज मिलने तक लंबे समय तक कैद रखा जाता था। कई अफ्रीकी लोगों ने भी लालचवश यूरोपियों का इस कुकर्म में साथ दिया। पुर्तगाली राजाओं ने अफ्रीका के कई शासकों के साथ दास व्यापार हेतु संधि की। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक तरफा संधि थी, क्योंकि जाहिर तौर पर वे अफ्रीकियों से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। इस तरह एक लंबे समय तक अफ्रीकी शासकों ने यूरोपीय व्यापारियों को दास बेचे। 1726 में डाहोमी, जिसे अब बेनिन के नाम से जाना जाता है, के राजा अगाजा ने एक पत्र के साथ 40 दासों को इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम को भेजा। राजा अगाजा गुणवत्ता का सामान खरीदना चाहता था, ऐसा उसने पत्र में लिखा। वह मतलब की चीज़ों के लिए 1000 दास का व्यापार करने को भी तैयार थे। गुणवत्ता की सामान का अर्थ है बंदूकें, बारूद, कपड़े, तंबाकू, शराब, सोना इत्यादि। हालांकि कुछ अफ्रीकी शासक दासों के व्यापार में लगे हुए थे, लेकिन कई अफ्रीकी शासकों ने इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। रानी एंजिंगा ने उस देश पर शासन किया जो आज अंगोला है। उन्होंने भागे हुए गुलामों को बचाया। 1600 में रानी एंजिंगा ने पुर्तगाली दास व्यापारियों के खिलाफ छोटे पैमाने पर हमले का नेतृत्व भी किया। राजा जाजा ऑफ ओपोबो, जो पहले एक दास था, उसने भी दास व्यापार से इनकार कर दिया था। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित व्यापारिक बंदरगाहों से शुरू करके दासों को एक लंबी कठिन यात्रा का सामना करना पड़ता था। सबसे पहले यूरोपीय लोग गुलामों को यूरोप ले जाते और उन्हें वहां बेच देते। बाद में जब नई दुनिया की खोज हुई और यूरोपीय देशों के उपनिवेशवादी अमेरिका में जाकर बसे, तब दासों को आमतौर पर अटलांटिक महासागर के रास्ते लाया जाता था। पश्चिम अफ्रीका से अमेरिका की यात्रा को मध्य मार्ग कहा जाता था और इसमें लगभग 45 दिन लगते थे। दासों का व्यापार एक त्रिकोणीय व्यापार था। पहले यूरोपीय अफ्रीकियों से दासों को खरीदते और उसके बदले उन्हें बंदूकें, गोलियां, फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान इत्यादि देते। फिर इन दासों को कैरिबियन आइलैंड व अमेरिकन महाद्वीपों में बंधुआ मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाता। इन श्रमिकों की मेहनत से उत्पादित वस्तुएं कॉटन, शुगर, तंबाकू, रम इत्यादि यूरोपियों को प्राप्त होती। इस तरह यूरोपियों के लिए यह एक ऐसा सौदा था जिसमें 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में था, किंतु मानवता पल पल मर रही थी। जहाज़ों के चालक दल गुलामों के साथ किसी माल या जानवर जैसा व्यवहार करते थे। जहाज़ पर चढ़ने से पहले नई दुनिया जाने वाले अधिकांश दासों की जांच की जाती थी। उनके मांसपेशियों व जोड़ों की जांच होती थी। ओलौदा इक्वियानो लिखता है, जहाज पर लाने के बाद चालक दल ने मुझे हवा में उछाला, यह देखने के लिए कि क्या मैं स्वस्थ हूँ या नहीं। स्वस्थ दासों को उसे खरीदने वाले कंपनी के लोग गर्म लोहे से उसकी छाती, कंधे या गाल पर ठप्पा लगाकर ब्रांडिंग करते थे। गुलामों को जहाज़ों पर किसी कूड़े की तरह ठूंस कर भरा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यापारी सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा गुलामों को ले जाकर वे अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। इस तरह अगर यात्रा के दौरान कुछ गुलाम मर भी जाते तो इससे उन्हें कोई फर्क न पड़ता। गुलामों को समुद्र में कूदने से रोकने के लिए उनके टखनों व उनकी कलाइयों पर एक साथ जंजीर बांधी जाती थी। जंजीरें तब तक बंधी रहती जब तक अफ्रीकी समुद्र तट आंखों से ओझल न हो जाए। 1600 में जहाज़ों पर गुलामों को मुख्य रूप से पानी के साथ अनाज मिलाकर खिलाया जाता था। 1700 में इस खुराक में फल, बिस्किट व नमकीन मांस का एक छोटा टुकड़ा जोड़ा गया। जब कभी गुलाम आत्महत्या करने हेतु भोजन त्याग देते तो उनके मुंह को धातु के उपकरणों के साथ खोले रखा जाता और मुंह में भोजन ठूसा जाता।
यात्रा की समाप्ति के बाद उन्हें बिक्री के लिए तैयार करने हेतु आमतौर पर अधिक भोजन दिया जाता, जिससे वे मोटे ताजे रहें और अधिक दाम में बिके। जहाज़ों पर दासों के लिए पानी की मात्रा भी सीमित थी। कभी कभी उन्हें पूरे दिन में केवल 1 ही कप पानी दिया जाता। अमेरिका तक की यात्रा के दौरान हजारों गुलाम या तो बीमारी, भूखमरी इत्यादि से या तो खुद मर जाते या फिर आत्महत्या कर लेते। उदाहरण के लिए एक पुर्तगाली जहाज ने 1200 गुलामों के साथ अफ्रीका को छोड़ा, पर वो केवल 600 गुलामों के साथ ही ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका पहुंचा। अक्सर शार्कों के झुंड जहाज़ों का पीछा करते थे। शार्क शवों को जहाज से फेंके जाने या दासों के कूदने का इंतज़ार करती थी। अधिकांश गुलाम विद्रोह अफ्रीका से जहाज़ों के रवाना होने या उनके तटों पर पहुंचने के समय होते थे। विद्रोह आमतौर पर असफल होते क्योंकि निहत्थे गुलाम नाविकों की बंदूकों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। दासों में भय कायम रखने हेतु बागियों को दर्दनाक मौत दी जाती थी। एक बार कुछ अंग्रेजी व्यापारियों ने एक अफ्रीकी नेता टोम्बा को गुलाम बना लिया क्योंकि उसने अन्य अफ्रीकी नेताओं को दास व्यापार का विरोध करने के लिए उकसाया था। टोम्बा जहाज के नीचे माल वाले गोदाम में था। एक महिला दास चुपके से टोम्बा के लिए एक हथौड़ा लाई। टोम्बा, एक अन्य गुलाम और दास महिला चुपके से डेक पर ऊपर आए। जैसे ही टोम्बा ने एक सो रहे चालक दल के व्यक्ति के सिर पर हथौड़ा मारा, वैसे ही कैप्टन हार्डिंग बाकी चालक दल डेक पर आ पहुंचे। टोम्बा और अन्य दासों को लोहे की भारी जंजीरों से बांधकर खूब कोड़े बरसाए गए। उन्हें जिंदा रखा गया क्योंकि वे मजबूत थे। उनके अच्छे दाम मिलते। महिला को चाकू मारकर जहाज से फेंक दिया गया। जब दास जहाज अमेरिका में पहुंचते तो जो भी दास यात्रा के बाद जिंदा बचते उन्हें बाजारों में बेच दिया जाता। खरीदार अपनी मनपसंद का गुलाम खरीदते और उसकी कीमत अदा करते। दास व्यापारी स्थानीय समाचारों में अपनी दास बिक्री का विज्ञापन देते। जो गुलाम बिक नहीं पाते उन्हें कचरा कहा जाता था। उन्हें कम कीमत पर बेच दिया जाता और जो फिर भी नहीं बिकते उन्हें अक्सर बिना भोजन पानी के बंदरगाहों पर छोड़ दिया जाता। एक लैंडिंग या गोदी को आज भी इग्बो लैंडिंग कहा जाता है क्योंकि पश्चिमी अफ्रीका के बहुत सारे इग्बो जनजाति के लोगों ने वहां समुद्र में डूबकर आत्महत्या की थी। औपनिवेशिक अमेरिका में दास्ता जीवन का एक तरीका था, जैसा कि अन्य स्थानों पर चला आया था। समुदाय के कई सम्मानित पुरुष भी दास व्यापार में सक्रिय रहते थे, जैसे अमेरिकी नौसेना के पिता कहे जाने वाले जॉन पॉल जोन्स दास जहाज़ों पर चालक दल के एक सदस्य थे। जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन के साथ अमेरिका के कई पूर्व राष्ट्रपति भी गुलामों के मालिक थे। अमेरिका में क्रांतिकारी युद्धों के दौरान 1775 से 1783 में दास व्यापार में गिरावट आई। कुछ गुलाम जहाज अब समुद्री डाकू जहाज बन गए। युद्ध के बाद बढ़ती कपास की फसल के कारण अमीरों की दास्ता में नई रुचि पैदा हुई। विकसित नई मशीनरी ने कच्चे कपास की मांग बढ़ा दी थी। एली विटनी ने कपास की जिन मशीन या कॉटन जिनिंग मशीन का आविष्कार किया था। यह एक ऐसी मशीन थी जो कपास के बीजों को हाथ की तुलना में बहुत तेज़ी से अलग करती थी। कपास अब एक प्रमुख फसल बन गई, जिसके लिए अमेरिकी प्लांटर्स को अधिक गुलाम मजदूर चाहिए थे। इस संबंध में एलिकिया एम बुकोलो ने ली मोंडे डिप्लोमेटिक में लिखा है, इस तरह अफ्रीकी महाद्वीप के मानव संसाधन का हर संभव रास्ते से खूनी दोहन हुआ। सहारा से लेकर लाल सागर तक, हिंद महासागर के बंदरगाहों से लेकर अटलांटिक तक, कम से कम दास्ता की 10 शताब्दियाँ मुस्लिमों के फ़ायदे के लिए 4 मिलियन दासों का लाल सागर के ज़रिए व्यापार और 4 मिलियन का हिंद महासागर के स्वाहिली बंदरगाह के ज़रिए, शायद अगले 9 मिलियन ट्रांस सहारा कैरावान रूट के ज़रिए और 11 से 12 मिलियन का अटलांटिक महासागर के ज़रिए। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि संपूर्ण में से आधे से ज़्यादा दास व्यापार 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश, पुर्तगालियों व फ्रांसीसियों ने किया और 10 में से 9 दास अफ्रीका से उठाए गए थे। 1690 ईसा से लेकर 18वीं शताब्दी तक पश्चिम अफ्रीका से दासों का व्यापार करने में ब्रिटेन नंबर 1 पर था।
वह अटलांटिक में दासों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया था और 18वीं शताब्दी तक अंगोला अटलांटिक दास व्यापार का मुख्य केंद्र। धीरे धीरे ब्रिटेन, अमेरिका, पुर्तगाल व अन्य यूरोप के हिस्सों के कुछ अच्छे लोगों ने दास व्यापार का विरोध करना शुरू कर दिया था। ब्रिटेन व अमेरिका में रिलीजियस सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स द्वारा दास व्यापार का विरोध किया गया। दास व्यापार का विरोध करने वाले लोगों को एबॉलिशनिस्ट कहा जाता था। 1772 में लॉर्ड मैन्सफील्ड ने एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार दासों को उनकी मर्जी के बिना इंग्लैंड से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। मैन्सफील्ड द्वारा लिए गए निर्णय से एबॉलिशनिस्ट ने सोचा कि ब्रिटेन से स्लेवरी खत्म हो जाएगी, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। 1785 में एक अंग्रेजी कॉलेज के छात्र थॉमस क्लार्कसन ने गुलामी पर एक निबंध लिखा जिसका शीर्षक था, क्या उनकी इच्छा के विरुद्ध दूसरों को गुलाम बनाना वैध है। क्लार्कसन ने दासों के हालात के संबंध में काफ़ी जानकारी जुटाई। उसने आजीवन दास व्यापार के विरोध में लिखा। 1789 में विलियम विल्बरफोर्स ने ब्रिटेन की संसद के समक्ष वह सबूत प्रस्तुत किए जो क्लार्कसन ने एकत्र किए थे, लेकिन दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का उन्हें समर्थन नहीं मिला। जॉन न्यूटन दासों को ढोने वाले एक अंग्रेजी जहाज के कप्तान थे। उन्होंने दास व्यापार को त्याग दिया और एक पादरी बन गए। वे लिखते हैं, गुलामों का व्यापार करने से दिल सुन्न हो जाता है और अधिकांश लोग अपने साथी प्राणियों के कष्टों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। 1792 में डेनमार्क ऐसा पहला देश बना जिसने कानूनी रूप से दास व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। 1807 में ब्रिटेन की संसद ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया। 1808 में अमेरिका ने दासों के आयात पर प्रतिबंध लगाया, किंतु अमेरिका कपास व चीनी के लिए और अधिक दास चाहता था। अतः व्यापारियों ने दासों को लाने के लिए मौत तक का जोखिम उठाया। इस तरह इन प्रतिबंधों के बावजूद अटलांटिक दास व्यापार चलता रहा। एक अनुमान के अनुसार 1810 से 1860 के बीच लगभग 3.5 मिलियन दासों का व्यापार हुआ। प्रतिबंध के बाद ब्रिटिश गश्ती नौकाएं अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट की ओर रवाना हुई। अगर उन्हें किसी भी जहाज पर दास ले जाने का संदेह होता तो वे उसे रोकती। वैसे इन जहाज़ों को रोकना इतना आसान ना था। अब व्यापारियों ने और तेज़ी से चलने वाले जहाज़ों का प्रयोग किया। कुछ दास जहाज गश्ती के पास आने से पहले ही दासों को समुद्र में फेंक देते थे। एक बार अंग्रेजी कप्तान ने अवैध दास व्यापार में लिप्त ब्रिलियंट नामक जहाज को पकड़ा। कप्तान ने दासों को लंगर से बांधने का आदेश दिया और फिर लंगर को समुद्र में गिरा दिया। सभी गुलाम डूबकर मर गए। माना जाता है कि ब्रिटिश जहाज़ों ने लगभग 1635 दास व्यापार करने वाले जहाज़ों को पकड़ा और 1,60,000 से अधिक गुलामों को मुक्त किया। कुछ को फ्री टाउन ले जाया गया। यह वह शहर था जिसे अंग्रेज़ों ने 1787 में मुक्त दासों के लिए स्थापित किया था। यह अब अफ्रीकी देश सियरा लियोन की राजधानी है। अन्य गुलामों को अमेरिका द्वारा स्थापित एक अफ्रीकी देश लाइबेरिया में ले जाया गया। अब क्योंकि ब्रिटिश जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गश्त लगा रहे थे, अतः कई गुलाम ले जाने वाले जहाज़ों ने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप ऑफ गुड होप से होकर यात्रा करना सुरक्षित पाया, जबकि यह मार्ग काफ़ी लंबा था। अब तक मिडिल ईस्ट के कई अरबों ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर व्यापारिक चौकियां स्थापित कर ली थी। स्वाहिली के दास व्यापारियों की मदद से इन व्यापारियों ने अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों में दासों की खरीद फरोख्त का कार्य जारी रखा। अफ्रीका के अंदरूनी हिस्से में टीपू भी नाम का एक दास व्यापारी था। उसके नाम का अर्थ था बंदूकों की आवाज़, क्योंकि जब वो गांवों पर छापा मारता तब लोग बंदूकों की आवाज़ ही सुनते। यह व्यापारी अक्सर गुलामों की सहायता से हाथी दांत का व्यापार करते थे। इसके लिए गुलामों को अंदर के जंगलों से हाथी के भारी टस्क लेकर समुद्री तट तक लेकर जाना पड़ता था। कुछ गुलाम और अधिक दास प्राप्त करने के लिए अपनी खुद की जनजाति पर छापा मारने को विवश हुए। पकड़ी गई दास महिलाएं व लड़कियां अक्सर घरेलू नौकर बनती थीं या फिर अरब व्यापारियों की रखैल। 1832 में जांजीबार, जो कि अब तंजानिया का हिस्सा है,
प्रमुख दास बाजार के रूप में स्थापित हुआ। हर साल करीब 20 से 40 हज़ार गुलामों को जांजीबार लाया जाता था और यहाँ उनकी खरीद फरोख्त होती। इनमें से लगभग 1/3 गुलामों को लौंग, कोको और नारियल उगाने वाले जांजीबार के किसानों को बेच दिया जाता था। बाजार में बिक्री से पहले गुलामों के शरीर को चमकाने के लिए उनकी नारियल के तेल से मालिश की जाती थी। युवा लड़के और लड़कियां गुलामों की सबसे ज़्यादा कीमत होती थी और बूढ़ों की सबसे कम। कभी कभी बहुत से गुलामों को पिंजरों में पैक किया जाता और फिर गुलामों को थोक में पिंजरे के हिसाब से बेचा जाता। जो दास बिक नहीं पाते उन्हें जांजीबार की अंधेरी गुफाओं में रखा जाता। बाद में उन्हें अरब, इराक, ईरान या तुर्की में बेचा जाता। वहाँ पर अरब व्यापारी गुलामों को बहुत ऊंचे दाम पर बेचते थे और अपनी लागत से 10 गुना अधिक लाभ कमाते। अमेरिकी गुलाम व्यापारियों ने भी जांजीबार का बाजार खोज निकाला। अमेरिकी जहाज़ ज़्यादातर सलेम, मैसाचुसेट्स से जांजीबार के बंदरगाह पर अपना लंगर डालते। वे सस्ते सूती कपड़े बेचकर गुलाम व हाथी खरीदते। गश्ती करने वाले ब्रिटिश जहाज इस व्यापार को रोकने में असमर्थ थे। अमेरिकी समुद्री कप्तान अपने जहाज़ों पर विदेशी झंडे लहराते और झूठे नामों व नंबरों से अपने जहाज को पंजीकृत कराते। दास व्यापार ने अफ्रीकी परिवारों व समुदायों को छिन्न भिन्न कर दिया। जनसांख्यिकी वैज्ञानिकों के अनुसार यदि अफ्रीका में दास व्यापार न हुआ होता तो आज अफ्रीका की आबादी और कितनी अधिक होती, यह कहना मुश्किल है। क्या कुछ क्षेत्र अधिक कृषि योग्य होते? क्या कुछ क्षेत्र अधिक विकसित हो गए होते? ये सब अटकलें ही हैं। जो भी हो, अफ्रीका ने अपने लाखों पुरुषों, महिलाओं व बच्चों को इस दर्दनाक गुलामी में खो दिया। एक अनुमान के अनुसार अटलांटिक दास व्यापार के 400 सालों के दौरान लगभग 12 से 13 मिलियन अफ्रीकियों का व्यापार किया गया। यद्यपि यह संख्या और भी कई गुना ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत से दास रास्ते में ही विद्रोह, युद्ध, बीमारी व भूखमरी से मर गए। लगभग 1600 से 1800 के बीच 3 लाख नाविक दास व्यापार में लिप्त थे। 1778 में थॉमस किटचिन ने अनुमान लगाया कि यूरोपियन प्रतिवर्ष करीब 52,000 दास केवल कैरिबियन द्वीपों में ही लाते हैं। अफ्रीका के वे क्षेत्र जिनसे सबसे अधिक दासों का व्यापार हुआ वे थे सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, गैबन, अंगोला, कॉन्गो आदि। यूरोपियों ने दास व्यापार का अंत क्यों किया? क्या सचमुच उनके अंदर बड़ी दयालुता उत्पन्न हो गई थी, या फिर असल में दास व्यापार धीरे धीरे फायदे का सौदा न रहा था और साथ ही इसके विरुद्ध विद्रोह भड़क उठे थे? कई इतिहासकारों का मानना है कि पाश्चात्य सभ्यता द्वारा किए गए इन कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए हृदय परिवर्तन का ढोंग रचा गया। माइकल हार्ट और एंटोनियो नेग्री कहते हैं कि यह ना तो पूर्णतः आर्थिक और ना ही नैतिक मुद्दा था। पहला इसलिए क्योंकि दासता तब भी पूंजीवाद के लिए फायदेमंद थी। इससे न केवल उन्हें पूंजी का लाभ मिलता था, बल्कि कड़े परिश्रम हेतु व्यक्ति भी उपलब्ध थे। हार्ट व नेग्री मानते हैं कि नैतिक पहलू को पश्चिमी सभ्यता से गिल्ट की भावना निकालने के लिए आइडियोलॉजिकल अपैरेटस की तरह प्रयोग किया गया। यद्यपि नैतिक पहलुओं ने सेकेंडरी रोल अदा किया। ये नैतिक स्वर तब सबसे ज़्यादा मुखर हुए जब प्रतिद्वंदियों का लाभ सीमित करना रहा। वे मानते हैं कि यूरोप को ध्यान में रखकर लिखे गए इतिहास ने इस बात को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया कि हर समय इस दासत्व को लेकर दासों के बीच से विद्रोहों की आवाज़ उठती रही, जिनमें से सबसे प्रमुख हैतियन रेवोल्यूशन था। इस विद्रोह की चिंगारी ने 1804 में दास व्यापार के अंत को लेकर राजनीतिक बहस को छेड़ दिया और अगले 3 वर्षों में ही काफ़ी हद तक इसका अंत हो गया। विलियम पिट द यंगर भी मानते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियों की सुरक्षा व आर्थिक दृष्टि से यह ब्रिटिशों के लिए फ़ायदेमंद था कि दास व्यापार समाप्त हो जाए। कार्ल मार्क्स ने भी इस संबंध में लिखा था, आर्थिक लाभ हेतु अफ्रीका को काली चमड़ी वालों की शिकार के बाड़े में बदलना पूंजीवादी उत्पादन के गुलाबी सूर्यास्त की ओर संकेत कर रहा है। तत्कालीन कॉन्गो के राजा एफोंसो फर्स्ट पुर्तगाल के राजा जाओ थर्ड को लिखते हैं,
प्रत्येक दिन व्यापारी हमारे लोगों, बच्चों, बेटों, यहाँ तक कि हमारे स्वयं के परिवारों के सदस्यों तक का अपहरण कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार व अनैतिकता इस हद तक की है कि हमारी जनसंख्या तेजी से घट रही है। हमें इस राज्य में केवल पादरियों व अध्यापकों की आवश्यकता है और कोई व्यापारी नहीं। जब तक कि यहाँ के लोगों के लिए शराब व आटा उपलब्ध है, यह हमारी इच्छा है कि हमारा राज्य दासों के व्यापार का अड्डा न बने। पुर्तगालियों व्यापारियों द्वारा दिए गए वस्तुओं के लालच के कारण हमारी प्रजा के भी बहुत से लोग वासनाओं में अंधे हो गए हैं। अपनी अमर्यादित भूख को शांत करने के लिए वे स्वतंत्र लोगों को पकड़कर बेच रहे हैं, और जब ये रात के अंधेरे में गोरे आदमियों तक पहुंचा दिए जाते हैं तो उनके बदन पर गोरों के ब्रांड का गर्म लाल लोहे से ठप्पा लगा दिया जाता है। वर्तमान समाज में भले ही दास्ता प्राचीन काल जितनी भयावह न रही, किंतु बदले हुए रूपों में यह आज भी विद्यमान है। हमेशा याद रखिए, स्वतंत्रता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं, आज़ादी की कोई कीमत नहीं, गुलामी से निकृष्ट कुछ और नहीं। गुलामी कमज़ोरी नहीं लाती, लेकिन कमज़ोर गुलाम ज़रूर होते हैं। जितना व्यक्ति गुलाम होता जाता है, उसके विद्रोह की संभावना उतनी ही कम होती जाती है। यकीन मानिए, आज़ादी की कीमत पर गुलामी और मौत में भी चुनाव करना हो तो मौत से बेहतर कुछ और नहीं।